हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका राजेश सर प्रेम विद्या मंदिर हाई स्कूल से। और आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 5 की तत्वों का वर्गीकरण। तो शुरू करते हैं। तो समझते पहले तत्व यानी क्या। तत्व पदार्थ का छोटा इकाई है। अब ये जैसे हमने कल बात की थी कार्बन के बारे में, तो हमने चर्चा की थी कोयला का जो तत्व है वो कार्बन है। उसका जो अणु है वो कार्बन है। उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में 114 तरह के तत्व हैं। उन 114 तरह के तत्व के बारे में हमने पहले भी क्लास में बात कर ली थी। आज आगे भी उसकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कार्बन है, उसका एक अंश है, जैसे कि वो कोयले का अंश है, उसका जो तत्व है वो कार्बन है। तो इस तरह बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर ऑक्सीजन है। तो थोड़े से हाइड्रोजन और हीलियम के उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखते हैं, हाइड्रोजन जो तत्व है वो बहुत छोटा तत्व है, और हीलियम जो तत्व है वो उसका 6 गुना बड़ा है। हाइड्रोजन से हीलियम 6 गुना बड़ा होता है। अब ये समझते हैं, हाइड्रोजन का अणु होता है 0.01 और हीलियम का होता है 0.6। लेकिन आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम एक ही पार्टिकल्स के बदले हुए रूप हैं। हाइड्रोजन जो होता है वो हल्का होता है, उसका रंगीत्र जो होता है वो अलग होता है, गुणसूत्र भी अलग होता है। और हीलियम जो होता है वो भारी होता है, लेकिन उसका गुणसूत्र अलग होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो एक दूसरे से बदले हुए रूप है। अब दूसरे उदाहरण के विषय समझने की कोशिश करते हैं। जंग और लोहा। जंग और लोहा में सुना ही होगा कि लोहे पर जंग लग जाती है। लोहा पे जंग लगने का कारण भी होता है, और हमने बात की थी ऑक्सीजन और पानी नमी के कारण उसमें जंग लग जाता है। लेकिन लोहा का जो तत्व है आयरन, उसका रंग गुणसूत्र अलग होता है, और जंग का गुणसूत्र जो होता है वो अलग होता है। तो जिस तरह हाइड्रोजन और हीलियम जो एक ही तत्व हैं, लेकिन उसके जो अणु जो है बदल चुके हैं, उस तरह लोहे का और जंग का जो गुणसूत्र है वो भी बदल चुका है। इस तरह बहुत से उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण अब बायोलॉजी में आता है, लेकिन आपको शायद समझने में काम आएगा। ब्लड का और दूध का। आपको मालूम होगा, अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, तो जो माँ के शरीर में जो दूध बनता है वो दूध एक्चुअली वो दूध नहीं होता, उस माँ का ब्लड ही होता है, उसका खून होता है। तो खून जो है रूपांतरित होके ब्लड बन जाता है। जो ब्लड है वो रूपांतरित होकर दूध बन जाता है बहुत से पशुओं में। और इंसानों में जो सर्वे हुआ था, जो रिसर्च हुई थी, उनसे पता चला था कि जो रक्त है वही दूध बन जाता है। इसी तरह जो ये खाली उदाहरण के लिए हमने सब बात की थी, 3 उदाहरण हमने समझे, हाइड्रोजन और हीलियम, फिर लोहा और जंग का, फिर ब्लड और मिल्क का। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ लोगों 114 तरह के तत्व होते हैं। साइंस आपको अगर बुक खोलेंगे तो बुक में 5.6 टेबल है आपकी किताब में, उसको आप खोलिए और अच्छे से पढ़िएगा। तो पढ़ने पे आपको समझ में आएगा कि जो तत्व है वो अभी तक बहुत से तत्वों की खोज हुई नहीं है। लेकिन जो तत्व लगभग 103 तरह के तत्व हैं, ऐसे हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो मौके मौजूद है 103 तरह के। बाकी के जो तत्व हैं वो अभी खोजे ही नहीं गए हैं, लेकिन उनकी जगह जो है वो ब्लैक जो बोर्ड है उसमें रखी हुई है कि ये तत्व अगर खोजे जाएंगे तो इन जगहों पर रखा जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये खोजा था कि जो तत्वों की संख्या है वो 114 ही होगी, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है, जो तत्वों का सिद्धांत है, वो 114 तरह के तत्वों का ही है। लेकिन ये जो 114 तरह के तत्व हैं वो कहीं ना कहीं एक ही तत्व से बने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक परमाणु है, परमाणु को अगर तोड़ते हैं तो 3 तत्व निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन निकलता है, न्यूट्रॉन निकलता है। तो जो 3 जो परमाणु के अंदर टूटे हुए भाग है, इनसे एक परमाणु बना है, और सभी परमाणुओं के जोड़ से जो अणु बने हैं वो अणु से ही फिर पदार्थ बना है। तो ये थोड़ी साइकिल को पूरी समझते हैं। तो नीचे शुरू करते हैं। नीचे समझते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जो कि 3 परमाणु के भाग हैं। इससे ये एक साइकिल, दूसरी साइकिल बनती है जो है परमाणु, परमाणु से बना है अणु, अणु से बना है तत्व, तत्व से बना है पदार्थ। समझ में आ रहा है? पदार्थ, तत्व, फिर
अणु, फिर परमाणु, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अगर ऊपर से देखा जाए तो नीचे, नीचे से देखा जाए ऊपर, सभी छोटे भाग में कहीं ना कहीं एनर्जी एग्जॉस्ट है। हम जो चीज़ें देख रहे हैं, वो छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो पदार्थ के रूप में है, वो कहीं ना कहीं एटम्स सही बनी है, और एटम्स के ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब उसके वर्गीकरण की चर्चा कर लेते हैं। 114 तरह के अणुओं की बात कही गई है, उनमें से 103 तरह के अणु अभी ढूंढे गए हैं, लेकिन बहुत से अणु हैं जो अभी ढूंढे नहीं गए, लेकिन उनकी जगह खाली रखी गई है। खाली रखने का कारण जो भी रहा हो, लेकिन समझने वाली बात यह है कि उन तत्वों को जगह में 114 का ही अंक माना गया है। अब आगे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि उन तत्वों को जो वर्गीकरण में रखा जाएगा, उनसे आगे क्या निकलेगा। अब आगे ये निकलता है कि हमारे काम में क्या आएगा, यही तो हमारा काम, यही तो हमें सीखना है। लेकिन भविष्य में अगर उन तत्वों को अलग से पार्टिकल्स में चेंज किया जाए तो उनका रंग, उनका जो गुणसूत्र है वो बदल जाता है। जैसे हम कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन एक हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, चौथे चैप्टर में बात की थी कार्बन के बारे में, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। तो कार्बन का जो अणु होता है उसमें 6 पार्टिकल्स होता है। अगर उन 6 पार्टिकल्स की जगह बदली जाए, तो बदलने में कुछ अणु, कुछ सूत्रों को रखा जाए बाहर के अणु को, तो उनका नाम, उनकी जो स्वभाव है बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं कार्बन। कार्बन में 6 पार्टिकल्स होता है। 6 पार्टिकल्स की अगर जगह बदली जाए और बीच के गैप को कम कर, जो बीच की जो जगह होती है तो जगह को कम कर दिया जाए, तो उस अणु को कहेंगे हीरा। उस अणु को हम कहेंगे हीरा, क्योंकि उसकी जो संख्या है वो 6 है, लेकिन उसके बीच के अंदर के जो जगह है वो कम हो गई, और उसके जो स्थान है अणुओं के अंदर के स्थान वो बदल दिए गए। बदलने के साथ साथ उसका जो स्वभाव है वो बदल गया, वो और मजबूत हो गया, और मजबूत होने के साथ साथ वो ताप और सोखने लगा, तो वो बन गया हीरा। अब उसी कार्बन की हम दूसरे रूप में बात करें, तो उसी कार्बन को अगर फैलाव में डाला जाए, उसके अंदर की जगह बढ़ा दी जाए, और कार्बन के अणु की जगह बढ़ा दी जाए, बढ़ाने के साथ पार्टिकल को और घुमा कर रखा जाए, तो वो जो अणु है वही अणु बन गया कोयला। वही अणु बन गया कोयला। तो एक चीज़ समझ लो कि जो कोयला और हीरा है, तो उसके जो कार्बन के जो अणु हैं, वो अणुओं का जो इंसिस्ट करता है, जो जगह होता है, वो सिर्फ पदार्थ के अणुओं की जो बदलाहट है, उस बदलाहट के कारण ही संभव हो पाता है, नहीं तो संभव नहीं हो पाएगा। तो कुदरत में ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो उसके बदलाहट में काम आती हैं। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। उसी तरह से पदार्थों में बदलाहट आती रहती है। हम छोटे से एक उदाहरण से बात को समझने की कोशिश करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो एक चीज़ ये भी जान लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते समय प्योर ऑक्सीजन हमारे अंदर आती है और श्वास निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे फेफड़े में ढेर सारा कार्बन जमा है और उसके कारण पार्टिकल बदल जाता है। इसी तरह हम लोहे और जंग का भी उदाहरण से इसको चीज़ को समझते हैं कि दो पदार्थों का जो यौगिक बनता है वो यौगिक कैसे बनता है। ऑक्सीजन का जो अणु है उसमें जो हेड प्रोटोन होता है वो 2 का होता है, 2 का होता है, उसको O2 कहता है, 2 अणु होता है। तो कार्बन के जो अणु होते हैं वो 6 होते हैं। अब कहीं ना कहीं कार्बन के अणु पूरे नहीं जुड़ते, वो जगह अजुड़ा रहता है। अजुड़े होने के कारण उसका यौगिक बनता है। यौगिक बनने के बाद उसका पार्टिकल चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद हम उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह हाइड्रोजन के साथ अगर वो कंबाइन करता है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने पर उसको कहेंगे कार्बोहाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हम जो रोटी खाते हैं तो गेहूँ में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। अगर आपने छठी क्लास में सीखा होगा तो आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। अब जंग की बात करते हैं। जंग जो लोहे में लगता है तो उसके जो अणु सूत्र होते हैं उनमें ऑक्सीजन, आयरन के साथ जो ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन के जो 2 अणु और आयरन का जो अणु होता है, लगभग 14 अणु होता है, 14 अणुओं के साथ कंबाइन करके नमी के साथ वो रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करने के बाद वो जंग बन जाता है। इसी तरह की कार्बन के यौगिक के बारे में
ये थोड़ी डिटेल में हमने चर्चा की है, लेकिन हम आप 10 मिनट की वीडियो में फिर ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट की घर पे रहें, अगर एग्ज़ाम लगभग आएगी आप लोग की, आप लोग पढ़ाई करें, अच्छे समझें, और कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, अपने सेहत का ध्यान रखें।